आंखें खोई जरूर है। 2 आंखें खोने के कारण 200-250 लड़कियां जो है वो बची तो सही है। आ गया कि लड़की अगर घर में पैदा होती है तो हम लोग ये समझने कि ये हमारे घर की औलाद नहीं है, बड़ी होगी, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर दूसरे घर में चली जाएगी। जो साथ में जो लोग मेरे जन समर्थन था, वो जन समर्थन तोड़ने के लिए उन्होंने तरह तरह के अटैक मेरे ऊपर किए। पहले ऐसे अटैक किया, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर भी एक बार अटैक हुआ। उसके घर में भी लड़की पैदा होती तो उसको क्या किया जाता था कि मटके के अंदर डाल के तो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता था। नमस्कार साथियों, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस खास अवसर पर मैं काव्या बोरा एमएड की स्टूडेंट और मेरी सहयोगी कृतिका गुगनानी आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हमारे इस शो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, खैरा सर। और मैं चाहूँगी कि कृतिका आगे आप सर से क्वेश्चन पूछ के इस शो का आरंभ करें। गुड मॉर्निंग सर। सर वेलकम इन दिस शो। तो सर आपकी लाइफ स्टोरी से चालू करते हैं। मतलब आपने इतने सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं, आपने इतना सारा काम किया है गर्ल चाइल्ड पे। तो मैं जानना चाहूँगी आपने कहाँ से शुरुआत की, आपकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो काव्या जी आपको और कृतिका जी आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। और आप लोगों ने मुझे इस अवसर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर मुझे बुलाया जहाँ पर, तो हम लोग उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद उसका भी। और जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जो क्वेश्चन आपका है वो ये है कि मैंने कहाँ से अपनी शुरुआत की। मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, पहले ही हम लोग समाज सेवी कामों में थे। वो हम लोग कह सकते हैं कि 10th से, जहाँ फिर आप जब भी आप छोटे एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, कोई भी सेवा भाई काम जो है घर में होता है, उसी को देखते देखते बड़े हुए। ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने काम में लग गया। तो मैंने बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाओं में काम किया। सबसे बड़ा काम मेरे छोटे छोटे काम बहुत थे, जिसमें मैं एक एनजीओ के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे काम करते थे। मेडिकल कैंप्स लगाते थे, लोगों को जागरूक करते थे। कुछ विधवा लोगों की मदद करना, महिलाओं की मदद करना, उन लड़कियों की शादी कराना जिनके सिर के ऊपर सहारा नहीं है। जहाँ फिर ऐसे समाज के अंदर जो चेतना पैदा कर सकते हैं, जहाँ हम कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, ऐसे काम करते आ रहे थे। सबसे पहला मेरा काम रहा कि इसमें मैंने 1999 यानी कि 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन, जिसमें मैंने, तब मैं साइटेड था और साइटेड के तौर पर मैंने काम किया। और उस काम को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी मेरा साथ दिया और वर्ल्ड वाइड लोगों ने मेरा साथ दिया, जिसको मैंने 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद अर्थक्वेक गुजरात में आता है, तो मैं गुजरात में उस काम को करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए वहाँ जाता हूँ। इसके करते करते हम लोग 6 महीने मैंने गुजरात अर्थक्वेक के लिए भुज शहर में और उसके आसपास के एरिया में काम किया, उन लोगों की मदद की, हर तरीके से मेडिकल एड, लंगर और जो भी हम लोग काम कर सकते हैं, चाहे वो जेसीबी मशीनों के साथ है, चाहे रोड बनाना है, चाहे डेड बॉडीज़ को निकालना है, तो ये सारे काम हमने किए। तो काम करते करते मुझे जो एक अच्छी चीज़ मिलती थी कि शांति, तो इसी के कारण मैं आगे बढ़ता बढ़ता पहुंच गया हरियाणा में। तो हरियाणा में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं, उसी के बाबत हम लोग बात करेंगे आगे की। जी सर, तो जैसे कि आपने कहा कि आप साइटेड थे, तो सर फिर जो आपकी ये प्रॉब्लम है, क्या इसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? काव्य जी, ये है कि मैं 2003 और 4 के बीच में हरियाणा के एक हॉस्पिटल में एज डॉक्टर, और वहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और भी थे जिनकी देखरेख मेरे पास थी, और मैं वहाँ पर काम कर रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे ऋषिकेश आने का बड़ा मतलब, ये ऋषिकेश गंगा के उस पार जाना और वहाँ पर उस एरिया को देखना, उस जगह को महसूस करना, तो बहुत अच्छा लगता था। मैं फैमिली के साथ आता था और बुक्स और पढ़ने का और खरीदने का बड़ा शौक है मुझे।
तो मैं गीता निकेतन, गीता प्रेस है वहाँ पर गोरखपुर की, तो वहाँ पर कुछ बुक्स लेने के लिए, यानी कि गीता को मुझे पढ़ना है, और मैं लेने के लिए गया। वहाँ पर मैं बुक्स खरीदते हुए एक मैगजीन देखता हूँ जिसके ऊपर एक कन्या भ्रूण का फोटो बना है, यानी कि एक गर्भवती औरत का पेट बना हुआ है जिसके अंदर का कन्या भ्रूण दिखाया गया है, और उसके ऊपर एक इंजेक्शन नुमा चीज जो है वो इंजेक्ट की हुई है। जो कन्या भ्रूण शरीर के अंदर है, गर्भवती औरत के पेट के अंदर जो दिखाया गया है, उसकी एक कैप्शन के रूप में आवाज बाहर निकलती है, जो कैप्शन में लिखा गया होता है कि माँ, अभी तो मेरा शरीर विकसित नहीं हुआ, पहले ही मारने की तैयारी कर ली, मेरे को धरती पर पैर रखने की इजाजत दो। हो सकता है कि मैं कल्पना चावला बनूं, हो सकता है मैं प्रतिभा देवी पाटिल बनूं, हो सकता है मैं इंदिरा गांधी बनूं, यानी कि वो जो शिखर पर महिलाएं पहुंची है, हो सकता है मैं वो सब पूरा करूं, पर मेरे को धरती पर पैर रखने की इजाजत दो। तो इस चीज ने मेरे ऊपर बड़ी छाप छोड़ दी। मैंने वो मैगजीन को उठाया और मैं अपने साथ ही ले गया, अपनी ओपीडी में रखा है। 10 दिन के बाद एक कुरुक्षेत्र का दैनिक जागरण अखबार आता है, उसके फ्रंट पेज के ऊपर खबर है कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में 550 लड़कियां 1000 लड़कों के पीछे रह गई। हो सकता है कि मेरी ड्यूटी उस काम के लिए लगी हो, तभी मुझे मैगजीन मेरे सामने आया। तो मैंने कोशिश की, उस मैगजीन को भी देखा, उस खबर को भी देखा, फिर मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर काम करना है। तब मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया। तब मैं साइटेड था, और काम शुरू करते 2003 में लड़कियों की गिनती 550, हरियाणा, पहेवा, कुरुक्षेत्र, चीका, कैथल और जो भी पंजाब का बॉर्डर लगता है इस एरिया में, जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है इस एरिया में, बहुत लड़कियों की गिनती कम है। तो मैंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। जी। तो सर मतलब अगर जैसा कि आपने मैगजीन में जो ये इंसिडेंट था इसको देखकर आप क्या कहते हैं इंस्पायर हुए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लड़कियों का, बेटियों का जो स्ट्रगल है वो माँ की कोख से ही शुरू होता है। अगर हम आज के दिवस की बात करें तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका इनिशिएटिव लिया गया था और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, लाइक न्यूट्रिशन, जैसा कि आपने कहा, फीटिसाइड, जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके रेट में कमी। तो आपको क्या लगता है कि आज किस लेवल तक हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए? देखो काव्या जी, बात ये है कि मैं अपनी ही बात को फिर आगे से फिर शुरू करके बताता हूँ। 2003 में जब मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे प्रोफेशन के लोग इसमें शामिल हैं, पर आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम कन्या भ्रूण हत्या की बात करते हैं, एक लड़की को कोख के अंदर मारा जाता है, तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेवार होता है? एक बुजुर्ग औरत, उस घर की जो माँ जहाँ सास के रूप में होती है, एक बहू, एक लड़की जो उसके पेट में पल रही होती है, यानी कि 3 लोग वो जो एक घर से हैं। चौथा मेंबर वो होता है जिसको हम, आज तो चलो मेल गायनाकोलॉजिस्ट आ गए, उससे पहले ज़्यादातर फीमेल डॉक्टर्स होते थे, तो वो भी एक लड़की है, और 4 लोग मिलके एक लड़की को ख़त्म करते हैं, तो आवाज़ कोई नहीं उठाता। मैंने कोशिश की इसके लिए आवाज़ उठाने की, और हमने मेडिकल प्रोफेशन के लोगों के खिलाफ काम शुरू किया कि कहाँ से ये काम होता है। तो सबसे बड़ा होता है स्कैनिंग सेंटर। तो स्कैनिंग सेंटर के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं जहाँ पर ये टेस्ट नहीं किया जाता, तो अगर ये करते हैं तो इसकी ये सजा, ये वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। अंडरग्राउंड से सारा काम सिस्टम अच्छे तरीके से वो चल रहा होता है। 10-20-30 हज़ार रुपए में ये सब टेस्ट आराम से हो जाते हैं, जिसमें लड़का और लड़की को देखा जाता है, और लड़की को बिना आवाज किए ही खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो कोख के अंदर है, वो उसकी आवाज दुनिया नहीं सुन सकती। तो मैंने सबसे पहले कुछ स्कैनिंग सेंटर को हमने गवर्नमेंट को साथ मिलके पकड़ा। वहां से हमें एक लीड मिलती है कि ये जो काम है, ये तो काम जो जहां लोग आते हैं उनकी मानसिकता चेंज करने के लिए जो बाबा लोग हैं, आपको पिछले दिनों में मीडिया में देखा होगा कि हरियाणा में, पंजाब में बहुत सारे बाबा लोग जो हैं अभी भी वो चर्चा में हैं। वो बाबा लोग क्या है कि आने वाले श्रद्धालु लोगों को लड़का होने का आशीर्वाद देते हैं, यानी कि लड़की नहीं, लड़का होने का आशीर्वाद देते हैं, और फिर उनको उन स्कैनिंग सेंटर में भेजा जाता है। उन स्कैनिंग सेंटर के डॉक्टर्स जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनको मोटी कमाई मिलती है, और उसके साथ साथ में वो क्या होता है कि
लड़का हो तो बाबा को बताया जाता है, अगर लड़की हो तो मेडिकल बहाना लगा के अबॉर्शन कर दिया जाता है कि बच्चे का शरीर जो है विकसित नहीं हुआ, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि पेशेंट को डरा कर उसको अबॉर्शन करवा दिया जाता है। और ये जो कारण था, जब हमने ये पकड़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने बाबा लोगों का ये सिस्टम पकड़ा, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ काम शुरू कर दिया। जब हमने काम शुरू किया तो 2007 में, 2003 से लेके 2007 तक हम लोग काम कर रहे थे। और जब हम 2007 में जनवरी में मुझे धमकाना शुरू कर दिया बाबा लोगों द्वारा कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप ये काम मत करो, तो हमने उनको एक ही बात बोली थी कि आप आशीर्वाद दो, बच्चा होने का आशीर्वाद दो, ना कि लड़का होने का आशीर्वाद दो। लड़का लड़की कुछ भी हो, आप सिर्फ बच्चे का आशीर्वाद दो। पर उनका एक सिस्टम है, उनका एक नेटवर्क है, जिससे आड़ में वो पैसा कमाते हैं, तो वो अपने काम को करना चाहते थे, धमकाना शुरू कर दिया। 18 अप्रैल 2007 को पेशेंट बन के ही एक मेंबर मेरी ओपीडी में आता है, एसिड का डब्बा बैठता है, पॉलिथीन बैग में से एसिड का डब्बा निकालता है और हिट करता है और मेरे ये लेफ्ट साइड में पड़ता है। तब तक मैं उस बंदे को पकड़ता हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड बाजू के ऊपर एसिड पड़ता है। उसके बाद फिर वो, जब मैं बंदे को पकड़ता हूँ, 2 बंदे और आते हैं, मेरे को धक्का मारते हैं पीछे, मेरी बाजू दोनों करके, और दोबारा से हिट मेरे फेस के ऊपर एसिड करते हैं। उसके बाद तेज हथियारों से काटते हैं मेरी एल्बो को, मेरे बैक स्कैपुला रीजन को और पैर को, राइट पैर को। तो खैर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ और मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ, मेरी आंखें चली जाती हैं एसिड के कारण। पर 2007 और 8 में लड़कियों की गिनती जो है 786 यानी कि 786 के करीब हम लोगों को मिली। तो हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने 2 आंखें खोई जरूर है, 2 आंखें खोने के कारण 200-250 लड़कियां जो है वो बची तो सही है। मेरी मदर यही कहती है कि बच्चा हम तो सब्र कर रहे हैं, पर ये जरूर है कि तेरी आंखों से वो जो लड़कियां हैं वो देख रही हैं। तो बहुत सारे काव्या जी आपके आगे ऑब्जेक्ट हैं जिनको आपको पार करना है। इसमें ना तो गवर्नमेंट आपका साथ देती है, हम कहते जरूर है, हम दिखाते जरूर हैं, ना आपका पुलिस साथ देती है। कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी ऐसे लोग हैं, जहाँ समाज में भी ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को आगे बढ़ाते हैं, वो भी साथ नहीं देते। आपने जब आप काम करते हैं तो आपके आगे कोई ना कोई मुसीबत या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं। जी, यानी कि सर स्ट्रगल कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खड़ा हो जाता है एक ऑब्स्टिकल कि हम कैसे बढ़े। तो सर जो आपके साथ एक घटना हुई वाकई में बहुत दुखद हुई, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इतना भयावह हादसा होने के बाद भी आप इस फील्ड में कंटिन्यूसली काम करते रहे, और आप ही जैसे लोगों की वजह से एक जो हम सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि कोई नहीं, कहीं ना कहीं हमें खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे जो सेंसिटिव लोग हैं, जैसे आपकी तरह सेंसिटिव लोग, अगर उनका साथ मिले तो वाकई में हम जैसे जो लोग हैं वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने अपनी बातों में जिक्र किया कि घर की जो लेडीज़ है यानी कि महिलाओं की अगर हम बात करें, जैसे आजकल हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर हम रवैया देखें घर की महिलाओं का दूसरी महिला के लिए, तो ऐसा क्या कारण है कि वो जन्म से पहले ही अभी भी थोड़ा सा मतलब नेगेटिव वे में रहता है कि अर्बन एरियाज में भी है कि वुमेन का एटीट्यूड ठीक नहीं रहता है एक दूसरी गर्ल चाइल्ड या वुमेन के जबकि हम टूवर्ड्स जी जबकि सर हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि इलिटरेसी है, वो तो कारण है ही, लेकिन एजुकेटेड घरों में भी अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि नहीं, मतलब जन्म से पहले ही अगर हमें पता चल गया तो अबॉर्ट करा देते हैं कि अगर बच्ची है तो इस पे आप कुछ अपने विचार व्यक्त करें। कृतिका जी और काव्य जी, बात ये है कि इसमें जो है पहले हमारे देश के अंदर ऐसा था कि मुगल राज रहता था। उस वक्त ऐसी चीज़ें नहीं थी कि बच्चा पैदा होता है, जहाँ किसी के घर में शादीशुदा जो जोड़ा है उसके घर में भी लड़की पैदा होती तो उसको क्या किया जाता था कि मटके के अंदर डाल के तो मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता था, यानी कि दबा दिया जाता था। कारण ये रहता था कि जो मुगल राज दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके पंजाब से होते हमारे पूरे इंडिया में आते थे, तो वो हर तरीके से लड़ाई भी होती थी, लोगों को मारा भी जाता था, लड़कियों को खास करके उठाया जाता था।
खास करके हमारे हिंदू बहू बेटियों को उठाकर अफगानिस्तान जहाँ दूसरे काबुल कंधार इन जगह पर वो भी मुगल फौजों ने लेके गए हैं वो। जी तो उसका कारण ये था कि वो जो चीजें थी वो आगे आगे बढ़ती चलती रही। एक तो पुरुष प्रधान समाज था और लड़की हमेशा ही डरती थी। फिर उसके बाद ये आ गया कि लड़की अगर घर में पैदा होती है तो हम लोग ये समझने कि ये हमारे घर की औलाद नहीं है, बड़ी होगी, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर दूसरे घर में चली जाएगी। तो अभी भी कई लोगों की मानसिकता ऐसी है, उसमें जरूरी नहीं है अनपढ़ लोग, उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। मुझे पता है कि जब मैं ये बाबा लोगों के ऊपर काम करता था तो मुझे वहां पर ये था कि बॉर्डर एरिया पड़ता है, बॉर्डर एरिया से लोग आते होंगे जिनको अनपढ़ हैं, इसलिए वो लड़की को नहीं लेना चाहते। जमीन जायदाद है उनके पास तो उनको लड़का ही सिर्फ चाहिए। पर कारण जहाँ वो पढ़े लिखे लोग, जी ऐसे लोग जिन्होंने देश को चलाना है, आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे, जहां पर उनके डॉक्टर तबके के भी लोग शामिल हैं उसमें, मतलब हर फिरके के लोग, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शामिल हैं। तो उसका कारण है कहीं ना कहीं फीमेल को एक जो पहले से एक बना हुआ है कि वैसे ही निगाह से देखा जाता है। हालांकि बहुत सारा अभी गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए हैं फीमेल को, तो थोड़ा सा उभरे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आगे अब आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे अब आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसका फर्क आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा। हमेशा ही किसी चीज को हम लोग अगर जनरेशन के अंदर लाना चाहते हैं, उसका होता है कि उन उन बच्चों को पकड़ा जाए, स्कूल लेवल से पकड़ा जाए। अगर उनको ऐसी नॉलेज हम लोग देंगे कूड़े के प्रति, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिटरेचर पढ़ाया जाएगा, तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो बड़े होके 15-16 साल में वो चेंज करने लग जाएंगे। तो हो सकता है ये मेल और फीमेल में दोनों में ही आएगा। तो जहाँ महिलाएं जो है वो लड़कियों को अगर उनके प्रति उनकी अच्छी भावना नहीं है तो वो भी धीरे धीरे करके चेंज होगी। जी सर। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए पहले से ही दुनिया में काफ़ी स्ट्रगल है, और उसमें अगर बात की जाए दृष्टिबाधित बेटियों की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ जाता है। एक तरह से दुनिया का मोस्ट डिप्राइव अगर हम कहें ग्रुप तो यही है। तो उनके लिए कैसे हम एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं कि कैसे वो स्ट्रगल करें, इसमें आपका कोई सुझाव? काव्य जी, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि देखिए, जब मैं अपने इस इंसिडेंट के बाद, एसिड अटैक के बाद मैं ब्लाइंड हुआ, तो मुझे जब आंखें चली गई तो फिर उस चीज़ का आपको पता लगता है कि आंखें कितनी अहमियत रखती हैं। एक चीज़ का हमेशा हम लोग ध्यान रखें, आप भी अभी आने वाले समय में दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ाएंगे, उनको जानकारी, कभी भी हमारी जो विज़न है वो ख़त्म नहीं। विज़न हमारी वैसे ही है, सिर्फ आंखें खराब हो गई हैं, हम देख नहीं पाते। विज़न हमारा वैसे का वैसे ही है। विज़न लेके चलेंगे तो, विज़न आपके अंदर है, विज़न लेके चलेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जो दृष्टिबाधित, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मुसीबत जो आगे उसके आएगी वही उसको आगे लेके जाती है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ, साइटेड फैमिली, जहाँ साइटेड एक फीमेल या महिला के प्रति, या लड़की के प्रति, मुझे लगता है कि उनको बहुत अच्छा है। पर ब्लाइंड फील्ड में आके, जहाँ वीआई फील्ड में आके, मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों को समझने की अभी और ज़रूरत है कि एक ब्लाइंड जब जो प्रेग्नेंट होती है लड़की, वो कैसे उसकी संभाल करती है, बच्चा होने पर उसका कैसे संभाल करती है, उन चीज़ों को मुझे समझना है अभी। क्योंकि अगर मैं ब्लाइंड फील्ड के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को समझता हूँ तो मुझे वो मतलब बहुत अंदर एक दर्द पैदा होता है उस चीज़ को लेके ना, कि हम साइटेड तौर पर तो बहुत सारे तरीके से हम देखभाल करते हैं बच्चों की, पर वो मेंबर अपने बच्चों की कैसे देखभाल करते हैं, वो मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर वो माँ बता सकती है, जो एक ब्लाइंड होने के बाद बच्चे को पैदा करती है। और उसके लिए बच्चा, लड़का और लड़की कोई भी हो, उसके लिए वो बच्चा ही होता है, पर वो जो उसके भाव है वो ज़्यादा
मुझे लगता है बता सकती है। पर दृष्टिबाधित लोग चाहे मेल चाहे फीमेल हो, मुझे लगता है कि अगर उनके आगे मुसीबतें नहीं आएंगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है मुसीबतों को पार करके हम लोग जो है आगे जरूर बढ़ते हैं और बढ़ भी रहे हैं। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि मेल हो या फीमेल दोनों बराबर ही होते हैं, ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं कि मेल के बराबर है फीमेल। तो सर हमारी बात को आगे बढ़ाते ही जैसा कि आपने हमें बताया कि घर के सदस्य और साथ ही साथ सोसाइटी के सदस्य इस काम में शामिल होते हैं कि जन्म से पहले ही किसी बच्ची को ख़त्म कर दिया जाए। तो अगर डॉक्टर्स, जैसे कि हम सर डॉक्टर्स को कहते हैं कि वो हमारे लिए भगवान का रूप होता है, कहीं ना कहीं हमें बचाता है, लेकिन अगर इस फील्ड में हम बात करें तो डॉक्टर्स ही कहीं ना कहीं शामिल है, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग। तो उनके एथिक्स में हम कह सकते हैं कि किसी तरह की गिरावट आ रही है। पहले डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता था कि जब हम बीमार होते हैं तो आह निकलती है, हम परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर जो उसका इलाज करता है उससे आराम मिलता है, तो हम सिर्फ उसको दूजा भगवान का दर्जा देते थे। कारण जब मैं अपना बताऊं कि ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि जो मेडिकल फील्ड में है, जो इंसेंटिव बेस्ड मेडिकल फील्ड है, यानी कि कोई कमीशन बेस्ड जो चीज़ें हो रही हैं, वो जब काम इसके अंदर आया तो तब से लोग लालची हो गए। वो चाहे डॉक्टर हो चाहे किसी भी पेशे वाले हो। मैंने इसके खिलाफ काम शुरू किया, बट तो उसमें क्या था कि सब डॉक्टर्स ही मेरे पीछे लठ लेके दौड़ने लग गए कि इसको क्या दिक्कत है, कमीशन देने वाला तो पेशेंट है, और जो कमीशन पेशेंट का लेके हम दूसरे डॉक्टर को देंगे जो रेफर करके किसी हॉस्पिटल में पेशेंट भेजता है, जहाँ किसी लैब में पेशेंट भेजता है, सब में इंसेंटिव होता है। पर इन बातों को अगर हम लोग करते हैं तो आपके पीछे एक समाज का एक ऐसा तबका फिर पीछे पड़ जाता है कि आपको वो बोलेंगे कि आपको दिक्कत क्या है, कि आप 99 लोगों को चेंज नहीं कर सकते, एक है। आपको पहले कोशिश करना होगा कि उन लोगों को चेंज करने के लिए आपको अपने जैसे कई लोगों को साथ में मिला के कम से कम आपकी आधी गिनती तो हो, 50% तो हो जो आपकी बात को मनाने के लिए 50% लोगों को मना सके। तो उसमें गिरावट आते आते जहां तक आ गई कि आज डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करने के लिए उनको बिजनेस माइंड के रूप में तैयार किया जाता है। बीमारी छोटी होती है, उसके साथ साथ में ऐसी कुछ मेडिसिन्स साथ में ऐड की जाती है जो बिजनेस करना है। आज डॉक्टर को मुझे लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर पे नहीं दी जाती, उनको ये बोला जाता है कि आपको इतना बिजनेस हमारे हॉस्पिटल को, इतनी लैब को देना है, तब आपको इसमें से पे मिलेगी। यानी कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो 1 लाख रुपए का बिजनेस देता है तो उसको 25,000 रुपया या 50,000 रुपया पे मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आ गई हैं इसके कारण डॉक्टरी पेशा जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। और इसमें ये नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर शामिल हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं अभी भी जो इस पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि समाज के अंदर और थोड़ी जागरूक लोग हो जाएं तो इसके प्रति हो सकता है कि ये डॉक्टर का जो पेशा है उसका भगवान का दर्जा है वो बना रहे। पर अभी जो पिछले हालात बीते हैं उसमें काफ़ी कुछ डॉक्टरों ने अच्छा भी किया है और कुछ डॉक्टरों ने इतना बुरा भी किया है। पर जो अच्छा करने वाले थे उन्होंने वो सब चीज़ें नीचे दबा दी। हो सकता है कि आने वाले समय में वो डॉक्टर्स का भी रुतबा जो है वो भगवान के मुताबिक बन जाए, उनको भी थोड़ी समझ आ जाए कि आपको जब किसी का इलाज करना है तो कैसे करना है, और आपको भगवान माना जाता है उसी तरीके से करना है, ताकि बिजनेस माइंडेड ना बन के हम लोग उन हॉस्पिटल्स को, उन लैब को चलाएं। सर आजकल जैसे अब हम केसेस देख रहे हैं श्रद्धा वालकर का, तो ऐसा क्यों है कि गर्ल्स में अवेयरनेस होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा दबकी रहती हैं? मतलब ये खत्म कैसे होगा? असल में कृतिका जी, जब बच्ची पैदा होती है ना, मुझे लगता है कि मेरे को जब मेरी शादी हुई तो मुझे ये था कि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और मैं तीसरे नंबर पर आता हूँ। हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। जब सबसे पहले मेरी बड़ी बहन पैदा हुई तो मेरी मदर अभी भी बताती हैं कि उनके जब बच्चा पैदा होने के समय पर गांव की कुछ जो औरतें होती हैं, बुजुर्ग औरतें, वो घर पर आईं
तो उन्होंने एक बात कही कि मेरी दादी जी का नाम था चरण कौर। तो उन्होंने बोला कि चरण कौर, तेरे भाग्य में तो भगवान ने पत्थर मार दिया। यानी कि अगर एक लड़की पैदा होती है तो वो पत्थर मारना, पत्थर मारने का हम सही। समझते थे। वो चेंज तो जरूर आ गया है अभी। अभी पहले से गिनती भी बढ़ी है, हरियाणा में भी बढ़ी है और भी जगह पर है। ये नहीं हम कह सकते कि ये चीजें वहां ही नहीं होती। असल में क्या होता है कि डर शुरू से ही पैदा हो जाता है। अब ये है कि मेरी मदर के अंदर ये थी कि उन्होंने तो बच्चा पैदा किया, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि लड़की या लड़का होगा। अब लड़की हुई है तो उसको भी वैसे ही रखना है जैसे लड़के को रखा जाता है। पर लोग जो है बाहर से जो डर पैदा करते हैं, अगर लड़की होगी, बड़ी होगी, ये बाहर जाएगी, ये पढ़ेगी लिखेगी, वो जो सब चीजें हैं ना, वो जो एक आज लड़कियां बहुत आगे है और वो जी। बहुत अच्छे से उस समाज में खड़ी भी हैं और मुकाबला कर रही हैं। उनकी मुझे लगता है 33% शायद अभी उनके राइट्स भी हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर और भी बढ़ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय पर इसमें हमारे कुछ पुरुष प्रधान लोग जो है वो होने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हम नीचे लग जाएंगे। ऐसे नहीं है, समाज के दो ही पहलू है। जे आकाश है तो धरती है, सूर्य है तो चंद्रमा है। तो अगर औरत है तो मर्द है, तो ये चीजें सब सोच के अगर हम लोग चलें तो मुझे लगता है कि डर फिर नहीं पैदा होगा। आने वाले समय में अगर हो सकता है कि लड़कियां जो है वो जुझारू अभी भी है और भी मुझे लगता पैदा होंगी। तो जो आप ऐसे डर की बात करते हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि समाज जागरूक होने के बाद नहीं होगा। जी बिल्कुल सर। जैसे कि आजकल काफ़ी सुनने में भी आता है कि जैसे कहते हैं बेटियों को हमने बेटों की तरह बड़ा किया, तो ऐसा नहीं, हमें बेटों को भी कहीं ना कहीं बेटियों की तरह बड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि वो समझें हमारी सोसाइटी में कि लड़कियों का बेटियों का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सर बात को आगे जारी रखते हुए मैं, जैसा कि आपने कहा कि अवेयरनेस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग हम कैसे इफेक्टिवली अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ताकि वो मानसिकता, जो लोगों की मानसिकता है उस पर हिट करे और चेंज लाने में हेल्प करे। काव्या जी, बात ये है कि फिर बात मेरे आके खत्म होती है कि अवेयरनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे कई लोग अभी भी चाहे वो मेरे डॉक्टर पेशे से है, मेडिकल फील्ड से है, वो लोग कहते हैं कि तेरे को ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्या थी। कई लोग उसमें ऐसे हैं कि जो सब देखते हैं पर वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। जी उनको समाज के अंदर कुछ भी होता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपके अंदर सेवा भाव है, मानवता के लिए कुछ काम करने की इच्छा है, तो आप जरूर करेंगे। मैंने जब ये किया काम तो मेरी ब्लाइंडनेस हुई। उसके बाद 2007 में मेरे अप्रैल में अटैक होता है और 25 मई को पंजाब के अंदर मेरे घर को पेट्रोल छिड़कर जलाया जाता है। उसके बाद तरह तरह के और भी मेरे को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं 2 साल के लिए डिप्रेशन में चला गया, मैं अंडरग्राउंड हो गया अपने बच्चों को लेके। मेरी अमरदारी फैमिली है, यानी कि हम लोगों ने अमृतपान किया है, पर अभी मेरे जैसे धाड़ा नहीं है, मुंह पर दाढ़ी नहीं है, केस नहीं है, मैं पगड़ी नहीं बांधता हूँ। उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि मैं रूपुरुष होके, यानी कि वो छुप के उस जिंदगी को जी रहा था। तो उसमें ये है कि अगर हम अवेयरनेस की बात करते हैं कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती। जी हम कहते हैं कि जे मेंबर शामिल है इसमें, तो पुलिस उसको अनट्रेस बताती है। जब किसी केस में एक प्रदेश का मुखिया, वहाँ की पुलिस शामिल हो, तो आप कैसे आगे बढ़ के उस काम को कर सकते हैं। हालांकि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने ये सब होने के बाद भी आगे काम को बढ़ाया। पर मेरे मेरे काम में एक तो सेंटर के कोई मिनिस्टर है जो गृह मिनिस्टर रहे हैं, और एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, और फिर तीनों जगह की पुलिस भी शामिल होगी, तीनों के कई डिपार्टमेंट भी शामिल होंगे। एक तरफ तो सरकारें कहती हैं कि हम इन कामों को आगे बढ़ाना है, दूसरी तरफ उन कामों को रोकने के लिए जो लोग वो काम कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए तरह तरह का आप तरीके इस्तेमाल करते हैं।
तो मुझे लगता है कि ज़रूर अवेयरनेस के लिए हमें ना ज़रूरत है गिनती की, कि अगर आपके पास जन समर्थन ज़्यादा है तो हम लोग अच्छे से उस बात को पहुंचा सकते हैं। गांव में क्या, शहर में भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम जहां पर बैठे हैं NIPVD देहरादून के अंदर, अब देहरादून के अंदर भी ऐसे काम होते हैं, और देहरादून में वो डॉक्टर कई बार जेल भी जा चुके हैं पर बहुत जल्दी छूट जाते हैं। वो कारण ये है कि उसमें कानून में थोड़ा हमें चेंज करना होगा। उसके लिए उन हमारे नेता लोगों की ज़रूरत है कि जो समाज के प्रति जागरूक, जहाँ उनके अंदर भी ऐसा काम करने की इच्छा हो जो समाज के लिए करें। गांव में हर मेंबर को आज पढ़ाया जाता है। लड़की और लड़के को बुक्स के अंदर समानता दी जाए तो मुझे लगता वो भी अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि गांव में जाके उन लड़कियों को, जो लड़कियां आज शिखर पर पहुंची हुई हैं, उन चीज़ों को उन गांव वालों को बताया जाए जो अनपढ़ लोग हैं। जहां नहीं, अनपढ़ लोगों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी बताना होगा कि ये लड़की है, ये गांव की लड़की है, कहाँ से कहाँ पहुंच गई। कई हैंडीकैप बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ब्लाइंड हैं, हालांकि जो VI डिसेबिलिटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत देती है। बाकी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें हम आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साइटेड लोग ही काम कर सकते हैं, हम लोग भी मिलके काम कर सकते हैं इसके लिए। और समाज के अंदर अगर हम अच्छी चेतना, जन समर्थन लेके आएंगे तो बहुत जल्दी हम उन चीज़ों को पकड़ सकते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं जो समाज के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं, जहां वो आगे बढ़ रही हैं। सर, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और आपको जस्टिस मिला कि नहीं मिला? मतलब आपको खुशी है कि नहीं काम करके, आपको सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है? और जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि अभी आप और आगे भी काम करेंगे, तो कभी ऐसा मन नहीं करता कि नहीं सब छोड़ो और रहने दो? कृतिका जी, जब आपके अंदर एक खून के अंदर जज्बा, जहाँ खून के अंदर का हम बोलते हैं ना RBC और WBC, वो शायद 10th और +2 तक शायद पढ़ाया जाता है सारा कुछ ही। तो वो एक बीमारी को बढ़ाते हैं, एक बीमारी को कम करते हैं। उसके साथ साथ एक ऐसे सेल भी होते हैं जो आपको हमेशा प्रेरणा देते हैं, जो आगे समाज के अंदर अच्छा बुरा है उसको देखने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। जो बुरा है उसको ख़त्म करना है, जो अच्छा है उसको लेना है। तो आपने बात अभी यही कही है कि मेरे को अभी तक इस काम करने के बाद क्या मिला है। ज़रूर पहले 2 साल के लिए तो मुझे ये लगा कि ब्लाइंड होने के बाद, जहाँ VI होने के बाद के आंखें जाने के बाद ज़िंदगी नहीं है, तो मैं किसी भी तरीके से उस ज़िंदगी को, मतलब उसको ख़त्म कर लूँ ताकि मेरा परिवार तो अच्छे से रह सके। जब आप घर में एक ही मेंबर कमाने वाला होता है, मैं जहाँ ये भी बात ऐड कर दूं कि मैं जब सेवा भावी की बात करता हूँ तो हम लोग 1947 में पाकिस्तान से ट्रैवल करके खाली हाथ हज़ारों एकड़ ज़मीनें छोड़ के, जहाँ हम लोग पंजाब में अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में बसे थे, तो अपने दादा लोगों को, उनको ये काम करते हुए सेवा भाव वाला देखते। फिर मेरे चाचा जी जो हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी में। मेरे फादर जो हैं वो कमांडेंट थे BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। 3 लड़ाइयाँ तक उन्होंने मेरा ख्याल जहाँ तक 62, 65 और 71 की, इनों में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो मुझे लगता है वो सब प्रेरणा जो है मुझे मिली अपने परिवार से। तो उसी को करते करते, ये सब काम करने के बाद, तो जब मैं ब्लाइंड हुआ तो मुझे लगा कि मैं को अपने आप से, क्योंकि उन लोगों ने इतना दहशत वाला माहौल बना दिया था हमारे ऊपर। हम एक हमारे पास फ्लैट था तो उसमें बंद रहते थे। सोसाइटी के लोग भी हमसे थोड़ा नफरत करने लग गए भी, ये लोग किसी से बोलते नहीं हैं। हम लोग अपने आप से इसलिए उस चीज़ को बचा के रख रहे थे कि मेरे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। कितनी दहशत हमारे मन में भर दी थी।
जो साथ में जो लोग मेरे जन समर्थन था, वो जन समर्थन तोड़ने के लिए उन्होंने तरह तरह के अटैक मेरे ऊपर किए। पहले ऐसे अटैक किया, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर भी एक बार अटैक हुआ, उसके बाद फिर मेरा घर जलाया गया, उसके बाद हमें एक एक्सीडेंट के थ्रू मारने की कोशिश की। फिर हमने एक घर नया बनाया, उसको नुकसान पहुंचाया उन्होंने, चोरी करवाई गई। अभी भी ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ता है। पर अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका है वो कमजोर है, न्यायपालिका तो ठीक है, बट न्यायपालिका के नीचे जो लोग हैं, अगर वो किसी चीज को अच्छे ढंग से पेश ही नहीं करेंगे, यानी कि पुलिस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सरकार, और जब वो चीज ही अच्छे ढंग से नहीं पेश करेगी तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा। मेरे वाले केस में भी यही कुछ हो रहा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में वो अभी ऑर्डर पर है, ऐसे ही चल रहा है इतने सालों से, पर वो पता नहीं इंसाफ मेरे मरने के बाद मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को देखकर लोग इन कामों को करने के लिए आगे नहीं आते। कोशिश, उनके अंदर डर जो है ये दिखाया जाता है। वो किसी भी, आपने अभी बाबा लोगों के देखे होंगे, बहुत सारे मीडिया में आता है जिसमें दिखाया जाता है कि बाबा लोग कैसे कैसे काम करते हैं, उसमें नेता लोग कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये सब है, इंसाफ नहीं लेने देते। अगर एक भी किसी इंसान को अच्छा इंसाफ मिल जाए उसके किए हुए काम के द्वारा, तो फिर हो सकता है भाई और लोग भी वो प्रेरणा लेके आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो मुझे सिस्टम से, सरकार से कोई भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। हालांकि मेरे पास पुलिस सिक्योरिटी जो है वो भी मुझे हाई कोर्ट में जाके लेनी पड़ी। वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने उस तब तक नहीं दी। तब तक तो यही बोलते रहे कि आपका अगर नुकसान हुआ तो हम हर तरीके से आपकी वो ध्यान रखेंगे, सुरक्षा करेंगे। पर हाई कोर्ट के अंदर जाके मुझे अपनी पुलिस सिक्योरिटी लेनी पड़ी। पर यह है कि इंसाफ अभी तक कोई नहीं है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है ये मेरा केस है, अभी उपहार अग्निकांड था, उसके अंदर भी इंसाफ लेने के लिए मुझे लगता है कि न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों का, कि इंसाफ नहीं मिल रहा हमें। इंसाफ लेने के लिए लोग सालों साल लग जाते हैं। तो कुछ न्यायपालिका को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला सिस्टम जो है वो न्यायपालिका को कमजोर करता है। उसकी कमजोरी के कारण लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठता है। न्यायपालिका में अगर अच्छे से चीजें जो पेश हों, आपके केस, आपकी पुलिस तफ्तीश अच्छे से हो, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंसाफ भी अच्छा मिलेगा उन लोगों को। पर जरूरत है काम करने की। मुझे लगता है कि अभी मेरे वाला केस तो लटक रहा है, और भी बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के केस जो लटक रहे हैं, उसके कारण लोग इस काम में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। हालांकि मैं ब्लाइंड होने के बाद भी हम लोगों ने राजस्थान के अंदर 2013 और 14 के बीच में हमने वहाँ पर पोर्टेबल स्कैनिंग मशीन पकड़ी, जिनमें गांव गांव में जाके डॉक्टर 500 रुपये में लड़की और 1000 रुपये में लड़का स्कैन किया। अगर लड़का है तो 1000 रुपया, अगर हमने लड़की देखी तो 500 रुपया, क्योंकि उसका बाद में ऑपरेशन कराने का भी वो करते होंगे। तो उनको, डॉक्टर्स को पकड़ के, उनकी मशीनें पकड़ के जेल भेजा गया है। हालांकि उसमें मेरे ही कुछ आगे करने वाले कुछ प्रोफेसर लोग हैं जो, जिन्होंने मेरी स्टोरी सुनी, उन्होंने आगे बढ़ के काम किया। पर जरूरत है उन लोगों की जो इस काम को कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या, जहाँ और भी किसी नशे के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उन लोगों को ये है कि समाज के अंदर, समाज को साथ में होके उन लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर बहुत सारे लोग आगे आएंगे इन बुराइयों के ऊपर काम करने के लिए। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपकी बातों से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम की हिपोक्रेसी है, डबल फेस, कि सामने कुछ और पीछे से कुछ और। उसके बाद सर आपने बात की यूनिटी की, कि बहुत ज़रूरी है लोगों को यूनाइट होना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डर के रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है इन चीज़ों जी। को लेके। तो जैसा कि सर आपने कहा, वाकई में हमारे लिए सर बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को आप कोई ऐसा पॉजिटिव मैसेज दें कि जिससे वे आएँ और यूनाइट हो आपकी इस संघर्ष में हमारे साथ।
हम लोगों के लिए काम करें और एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें। क्योंकि विकास की बात तो हम करते हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होता, हमारी एक सोच से भी होता है। तो सर मैं चाहूँगी कि इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस शुभ अवसर पर सर हमारे श्रोताओं को सर आप एक मैसेज दें। जरूर काव्या जी, मैं अपने मैसेज में यही करना कहूँगा कि जरूर कोशिश करें अच्छे काम के लिए। हमेशा हम लोग भगवान की आराधना सुबह उठते ही करते हैं, किसी भी धर्म में हैं हम लोग, तो कोशिश करें उस धर्म में, उस धार्मिक ग्रंथ के अंदर आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सिख धर्म से आता हूँ, तो मेरे धर्म के अंदर गुरु नानक पातशाह जी ने लिखा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजाइन। जो कोख उस आदमी को भी पैदा करती है, उस औरत को भी पैदा करती है, यानी कि वो एक बच्चे को पैदा करती है जो राजा और रानी बन सकते हैं, तो उसको हम मंदे बोल नहीं बोल सकते, यानी कि गलत बोल भी नहीं सकते। पर आज उस कोख के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम जागरूक हो जाएं अच्छे से, बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को एक बराबर समझें, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। क्योंकि आने वाले समय में, अब पीछे हम अगर कोरोना काल में अगर देखें, तो हमने दो चीजें, एक हमने बड़े अरसे से कोक को खत्म करते आ रहे हैं, यानी कि लड़कियों को कोक के अंदर खत्म करना। कोक को खत्म करना क्या कहते हैं आप? आपने लड़की को मारा, लड़की ने जन्म लेना था, लड़की ने बड़ी होना था, पढ़ना था, उसने अपना कुछ एम था उसका, उसने वो बनना था, उसने शादी करनी थी, क्योंकि शादी करके फिर उसने एक बच्चा जन्म देना था। ये कोख ही है जो कोख आगे चलती है। अब पिछले दिनों में कोरोना काल था, और कोरोना काल में आपको जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की, तो आपने तो पेड़ काट दिया, आपने तो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े मॉल बना दिए, तो ऑक्सीजन के लिए फिर हम लोग सिलेंडरों के पीछे भाग रहे थे। तो जहाँ पर गुरबाणी की बात करता हूँ, तो उसमें गुरु साहब ने, गुरु नानक देव महाराज की जो है, हालांकि उसमें लिखा गया है, गुरबाणी के अंदर अंकित है कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। अगर इन चीजों को हम समझें कि पवन गुरु है, पवन गुरु पानी पिता, पानी पिता है, माता जानी के धरती जो है वो माता है, और इनको अच्छे से समझें, अगर इनके साथ हम खिलवाड़ ना करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम अच्छा जीवन और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये जरूर है कि एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा हो सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आने वाले समय में आप किसी भी धर्म में हैं, उन धर्म में उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, और पढ़ के विश्लेषण करें उनके शब्दों का। जरूरी नहीं है कि पढ़ने से कुछ मुक्ति होने वाली है। जो शब्द अंदर लिखे गए हैं गुरुओं के द्वारा, जो उन्होंने अपनी साइंस हमें दी है, उसको अगर पढ़ लें, तो मुझे लगता है हमारा जीवन और जिंदगी दोनों ही चेंज हो जाएंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बालिका दिवस को अच्छे से मनाएं, और लड़कियों को भी अभी पीछे लोहड़ी गई है, तो लोहड़ी हमारे मनाते हैं, पहले लड़कों की मनाई जाती थी, अब लड़कियों को भी मनाई जाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, लड़कियों की लोहड़ी भी मनाएं, और लड़कियों को भी साथ में रख के, और लड़कों के साथ में रख के एक एक समाज में उनको खड़ा करें। और साइटेड समाज से मैं जरूर कहूँगा कि वो अपने बच्चों को लेके, साइटेड बच्चों को, उन लोगों के पास भी पहुँचें, ये जो ब्लाइंड हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके साथ मिलके, उन बच्चियों के साथ मिलके अपने खुशी को साझा करें किसी भी त्योहार पर। तो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता है वो ज़रूर आपकी इस बात से इंस्पिरेशन लेंगे और हमारे साथ हमारे इस स्ट्रगल में शामिल होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू कृतिका। थैंक यू सर। धन्यवाद कृतिका जी, और धन्यवाद काव्या जी, और NIPVD का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो धुन रेडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बुला के जहां अपने शब्द रखने की अनुमति दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू सर।